हेलो एवरीवन, आई होप सब बहुत अच्छे हैं। आई वेलकम यू बैक टू द उद्गम सीरीज। उद्गम सीरीज में आप बहुत सारे लेक्चर देख चुके हैं, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के भी और अदर सब्जेक्ट्स के भी, बट आज का लेक्चर फिर से होने वाला है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पे। और हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? स्पेशली हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है ओप एम्प। ओप एम्प एक्चुअली हमने ब्रेक किया है दो लेक्चर की सीरीज में। आज एक आपका थर्सडे को जो आज जाने वाला है लेक्चर, और एक जो लेक्चर आपका सैटरडे को जाने वाला है। तो ये लेक्चर आपका दो सीक्वेंस में कंप्लीट होने वाले है ना। तो दो सीक्वेंस में, आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हम लोग कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। कंसेप्ट कैसे बिल्डअप करना है, कंसेप्ट इन द सेंस कि आपको क्या क्या बेसिक सर्किट्स की रिक्वायरमेंट्स रहती है, किस तरह से आप सर्किट को डील करते हैं, किस तरह से आप करंट को एनालाइज करते हैं, किस केस में गेन क्या होता है, ये सब चीजें हम आज देखने वाले हैं, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेप्ट जो हम आज सीखने वाले हैं, उसके बेसिस पे ही हम पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहले आज के लेक्चर का जो मेरा मेन टॉपिक रहेगा, आपको ओप एम्प सिखाना रहेगा कि बेसिक सर्किट्स क्या हैं उसके। फॉर एग्जाम्पल अगर शुरुआत से ही करते हैं, चलिए ओप एम्प शुरू करते हैं। ओप एम्प है क्या? बेसिकली ओप एम्प क्या है, नाम ही समझ आता है कि यह है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, है ना। ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब सवाल तो ऑब्वियस है, मैम एम्पलीफायर तो ट्रांजिस्टर भी था, तो ये क्या स्पेशल करने वाला है? पहली बात तो ये जो स्पेशल करने वाला है, जो ट्रांजिस्टर नहीं कर पाता था, ट्रांजिस्टर जो है आपका सिर्फ और सिर्फ एसी को एम्पलीफाई करता है, वेयरएज अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात की जाए तो ये आपका एसी और डीसी दोनों को ही एम्पलीफाई करता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्या करता है मैम? सिर्फ इस पर्पज से यूज किया गया क्या इसे? क्या सिर्फ यही एक तरीका है, यही एक काम कर सकता है? और क्या काम कर सकता है ओप एम्प आपके पास? ओप एम्प आपका क्या काम कर सकता है? ओप एम्प काम करता है आपका ऑपरेशनल। नाम ही कहता है इसका कि ऑपरेशन भी कर सकते हैं। दो चीजें हैं इसके अंदर, अगर लिखें तो दो चीजें हैं। क्या क्या? पहला जो पार्ट है आपका वो कहता है ऑपरेशनल, और दूसरा पार्ट कहता है आपका एम्पलीफायर। तो एम्पलीफिकेशन की तो बात कर ली हमने, ठीक है। अब किसकी बात की जाए? ऑपरेशनल क्यों है? अगर सिर्फ एम्पलीफाई ही करना होता तो सिर्फ एम्पलीफायर कहते, इसे कुछ और नाम देते। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों? ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसलिए क्योंकि इससे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आप परफॉर्म कर सकते हो। मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं? आप सम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिफरेंस ले सकते हैं, आई मीन टू से सम कर सकते हैं, डिफरेंस ले सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिपेंडिंग ऑन कुछ पैरामीटर्स चेंज करते हुए आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर से ये सब काम करा सकते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी करा सकते हो। इसीलिए इसका नाम दिया गया था ओप एम्प का। ठीक है, ये बात समझ आती है मैम। अब अगर मुझे पता चले कि ओप एम्प, पहले मुझे चलो ये तो पता चल गया करता क्या है। अब ये तो पता चले मुझे सबसे पहले कि मेरे पास ओप एम्प दिखता कैसे। मैं नोटबुक पे बनाऊंगी तो कैसा बनाऊंगी? मुझे पता है ट्रांजिस्टर कैसा दिखता है। ट्रांजिस्टर दिखता है कुछ ऐसा, है ना। ये अगर एनपीएन है आपके पास, और एक क्या रहता है आपके पास? पीएनपी रहता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का मुझे पता है मैम कि कुछ ऐसा दिखता है। अब इसका कैसे दिखता है, ये कैसा दिखता है, ये भी तो पता चलना चाहिए। चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि इसको अगर नोटबुक में जब आप सर्किट डायग्राम में बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे। चलिए, ओप एम्प में क्या है? बेसिकली आप एक ट्रायंगल से बनाते हैं। अभी हम सिर्फ सिंबल की बात कर रहे हैं, सिंबल और क्या क्या मतलब है इनके, है ना।
ये एक इस तरह से डिनोट किया जाता है ओप एम्प का सिंबल। वैसे तो इसका अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, बट आपको उस पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर ट्रांजिस्टर की आउटपुट लेंगे फिर चेक करेंगे कि आगे क्या हो रहा है, वो सब करने की जरूरत नहीं है। तो एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट है आपके पास, इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब पूरे सर्किट का एक कंबाइंड फॉर्म दिखाना, इंटीग्रेट कर देना। और इसके लिए एक आईसी आती है, आपने देखा होगा जब भी फोन को या किसी भी चीज को, इलेक्ट्रॉनिक चीज को खोलते हैं आप, तो उसमें ब्लैक ब्लैक आईसीज लगी होती है, सबको पता है ये वाली बात। तो उनमें से एक आईसी फॉर श्योर ओप एम्प की भी रहती होगी। तो इसके लिए जो आईसी आती है वो आती है IC 741। ठीक है, चलिए उससे अभी मतलब नहीं है मेरा, IC 741 है। IC 741 में 8 पिन्स होती हैं, नंबर से मतलब नहीं है, जस्ट मतलब है कि इसमें 8 पिन होती हैं। अब 8 पिन में से भी सारी मेरे काम की नहीं है, 8 पिन में से मेरी कौन सी काम की हैं वो भी बता देती हूँ मैं साथ साथ। 8 पिन सपोज इस तरह से अगर मैं बनाऊं इस आईसी को, तो मेरे पास 8 पिन है ना। तो इन 8 पिन में से मेरी जो पिन नंबर 2 है और पिन नंबर 3 है, लेट्स से यहां से काउंटिंग शुरू हो रही है, जो पिन नंबर 2 है और पिन नंबर 3 है, ये दोनों मेरी काम आती है इनपुट देने के लिए। इंटरनल सर्किट कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है, इंटरनल सर्किट कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मेरे पास इन दोनों में इनपुट आप अप्लाई करेंगे। ठीक है मैम, इनपुट अप्लाई करेंगे तो यहां पर कैसे डिनोट करें उसे, यहां पर डिनोट करेंगे इस तरह से, ये मेरे पास है इनपुट, यहां पे लिखेंगे 2 और ये है 3। मैम बस ये 2 और 3 ही है क्या, 2 इनपुट क्यों, एक इनपुट क्यों नहीं? पहले तो हम क्या करते थे, ट्रांजिस्टर में भी एक ही जगह पे इनपुट दे दिया, हमें 2 पोर्ट होते थे, एक पे ग्राउंड एक पे, यहाँ पर 2 क्यों? इसमें एक आपकी काम करती है, जो पिन नंबर 2 है आपकी, पिन नंबर 2 है वो आपकी इन्वर्टिंग है। इन्वर्टिंग मतलब ये मैम कि इस पे अगर कुछ भी अप्लाई करेंगे तो मेरा आउटपुट में क्या रिवर्स फेज के साथ आएगा, मतलब नेगेटिव साइन के साथ आएगा। सपोज मैं यहाँ पे 5 अप्लाई कर दूं तो आउटपुट में -5 के साथ आएगा। ऑब्वियसली कुछ गेन से मल्टीप्लाई होगा, कुछ चेंज होकर आएगा, बट क्या नेगेटिव आएगा? यस। इन्वर्टिंग का मतलब ये है आपकी इन्वर्टिंग पिन। दूसरी पिन नंबर 3 जो है आपकी, वो क्या है आपके पास, नॉन इन्वर्टिंग पिन, नॉन इन्वर्टिंग पिन, ये भी ठीक है। अब मैम आउटपुट कहां से लेंगे, आउटपुट के लिए मेरे पास है पिन नंबर 6, आउटपुट के लिए मेरे पास है पिन नंबर 6, तो मैं आउटपुट लूंगी वहां से। तो मैंने आउटपुट कहां से ली, यहां से आउटपुट लेंगे, ये डिनोट करता है V नोट को, ये डिनोट करता है V नोट को। चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है। अब मुझे पता चल गया है कि ये 2 पिन है, यहां पर मुझे इनपुट देनी है, ये इन्वर्टिंग पिन है और ये मेरी नॉन इन्वर्टिंग पिन है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, ये 6 नंबर पिन है। ठीक है मैम, ये मोटा मोटा काम है। इसके अलावा इसमें बाइसिंग भी होती है, पर बाइसिंग की आपको नीड नहीं है, इसमें जरूरत नहीं है दिखाने की। सो जो मेन इंपॉर्टेंट पिन्स है आपके लिए वो ये पिन्स है 2, 3 और 6, 2, 3 और 6, ये पिन्स आपके इंपॉर्टेंट पिन्स हैं। ठीक है, अब जब हमें डायग्राम का पता चल गया है कि कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, तो इसके बारे में एक बार थोड़ी सी और बात करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। मतलब ओप एम्प क्या इसी तरह से बनेगा, अब इनपुट देके देखें, आउटपुट देखें, कैसे चलेगा काम आगे वो देखते हैं। अब ओप एम्प आपका 2 तरह का होता है, 2 तरह का होता है। अब ये भी 2 तरह का है, ये मतलब एक ओपन लूप और एक है मेरे पास क्लोज लूप। क्लोज लूप मैम क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये विदाउट फीडबैक है, ये विदाउट फीडबैक है ना, और ये विद फीडबैक है, ये विद फीडबैक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एक बार इसका डायग्राम भी बना के देख लें कि कैसा बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, ओप एम्प का गेन किससे डिनोट करते हैं? गेन डिनोट करते हैं आप AV से। इसके अलावा एक बार डायग्राम और बनाती हूँ, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताती हूँ आपको ओप एम्प के बारे में, फिर उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। और सर्किट तो हमें सॉल्व करना ही है, हमारा मेन काम ही सर्किट सॉल्व करना है, तो वो तो हम कर ही लेंगे डेफिनेटली। पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पहले 2, 3 और 6। अब देखिए
ऑब्वियसली एक डिवाइस बना है ओवरऑल, जिसमें आप इनपुट्स दे रहे हैं और एक आउटपुट ले रहे हैं, जिसमें आप इनपुट्स दे रहे हैं और आउटपुट ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा वहां पर, कुछ इनपुट रेजिस्टेंस होगा, कुछ आउटपुट रेजिस्टेंस होगा। जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो इन दोनों पिंस के बीच में होता है। 2 और 3 के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो है आपके पास RI। तो इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो क्या है आपके पास, RI है। ऐसे ही आउटपुट रेजिस्टेंस भी होगा आपके पास, ऐसे ही आउटपुट रेजिस्टेंस भी होगा एक। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रांजिस्टर से कंपेयर करके ही चले तो वहां पर भी आप क्या करते थे, इनपुट को फॉरवर्ड बायस करते थे, आउटपुट को रिवर्स बायस करते थे, तो वहां पे भी आप इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करते थे। तो यहाँ पर भी एक डिवाइस है जिसका इनपुट रेजिस्टेंस है आपके पास RI। मैंने अभी ये नहीं बताया आपको कि RI की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, इस बारे में बात नहीं की है, वो भी बात करेंगे, बट पहले एक बार लिख लेते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स है और कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, एक है आपके पास R0 और ये होता कहाँ है, ये अगर आउटपुट है मेरी तो यहां पर एक रेजिस्टेंस होगा और ये होगा ग्राउंड, ये होगा ग्राउंड। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास R0, ये डायग्राम है। अब AV क्या है आपके पास, गेन नहीं, वोल्टेज गेन। V डिनोट करता है इटसेल्फ कि ये वोल्टेज गेन है। इन जनरल आप कभी कभी देखोगे ये A भी लिखा हुआ है या AV भी लिखा हुआ है, तो वन एंड द सेम थिंग, ये दोनों एक ही बातों को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाली बात समझ आती है। अब अगर मेरे पास आइडियल केस है, फॉर एग्जाम्पल डायोड की बात करते थे, ट्रांजिस्टर की बात करते थे, सबके केसेस में हम आइडियल की पहले बात करते हैं कि अगर आइडियल है तो मेरा इनपुट रेजिस्टेंस इतना हो जाए, अगर आइडियल है तो आउटपुट इतना हो जाए, ये चीज इतनी हो जाए, सब चीजों के बारे में बात करते थे। यहाँ पर भी जो 3 पैरामीटर हैं आपके, ये आइडियल ऑप एम्प के केस में कैसे होने चाहिए वो एक बार बात कर लेते हैं। कैसे होने चाहिए फॉर आइडियल ऑप एम्प, अगर यहां पे लिख दूं मैं फॉर आइडियल ऑप एम्प, जो RI की वैल्यू है आपके पास वो होती है इंफिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा, क्यों बहुत ज्यादा। अब क्या होगा मेरा ना करंट, अगर मैं इसकी वैल्यू मेरे पास कम रहेगी तो सारा का सारा करंट यही घूमता रहेगा, अगर मैंने ये वैल्यू कम कर दी तो करंट मेरा यही फ्लो करता रहेगा। आउटपुट में पहुंचाना भी तो है भाई, तो इनपुट में ही थोड़ी घुमाना है। मैं अगर शॉर्ट सर्किट पाथ कर दूं, यहाँ पे अगर 0 कर देती हूँ तो मेरा करंट यहीं पे फ्लो करता रहेगा, इसी पाथ को फॉलो करेगा, किसी और पाथ को फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए हमने इनपुट रेजिस्टेंस को क्या रखा, हाई रखा, तो इनपुट रेजिस्टेंस आपका इंफिनिटी होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस आपका ऑलमोस्ट 0 के इक्वल होता है। ऑलमोस्ट आइडियल के केस में बात कर रहे हैं हम लोग, आइडियल के केस की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 0 के इक्वल होता है। ठीक है मैम, अब जो वोल्टेज गेन है उसकी भी वैल्यू है क्या, कुछ मतलब उसकी भी कुछ वैल्यू हो सकती है कि आइडियल के, वैसे वोल्टेज गेन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और आइडियल के केस में दिस अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अंदर का सर्किटरी अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है, एक ट्रांजिस्टर को इस तरह से प्लेस किया गया है कि आपके पास ये पैरामीटर्स इस तरह से होने चाहिए, इस तरह से बनते हैं कि RI की वैल्यू मेरे पास इंफिनिटी हो, R0 की वैल्यू मेरे पास 0 हो और AV की वैल्यू मेरे पास कैसी हो, इंफिनिटी हो। गेन मेरे पास बहुत ज्यादा होना चाहिए। एम्पलीफाई करना है ना मुझे, एम्पलीफाई करना है, तो क्या पॉइंट है अगर गेन की वैल्यू कम हो तो मैं एम्पलीफिकेशन ऐसे चिल्ला रही हूँ हर चीज पे, एम्पलीफाई नहीं होगा तो क्या होगा, तो गेन की वैल्यू मेरे पास क्या होनी चाहिए, इंफिनिटी होनी चाहिए। ये सब बातें हुई हमारे पास आइडियल के केस में, है ना, आइडियल के केस में। अब एक बार बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की, क्या कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें अगर, ओप एम्प आपका कैरेक्टरिस्टिक है ना ऑफ ओप एम्प। चलिए इसके बारे में बात करने से पहले एक और बात, जैसे आप ट्रांजिस्टर में बायसिंग करते हैं, इसी तरह से यहां पर भी कुछ इनपुट वोल्टेज जो बायसिंग वोल्टेज है वो दी जाती है, उसको आप यहां पर सैचुरेशन वोल्टेज भी कहते हैं, दैट इज V सेट से डिनोट करते हैं। और वो पॉजिटिव भी दी जाती है, सेम वैल्यू आप पॉजिटिव देते हैं, सेम वैल्यू नेगेटिव देते हैं।
अगर ओपन में डिनोट ही करने की बात है कि मुझे कोई बता दे कि कहां पर डिनोट होती है, तो यहां पर आप डिनोट करते हैं इनको, ये प्लस वी सैचुरेशन है और ये माइनस वी सैचुरेशन। ठीक है, इस तरह से डिनोट किया जाता है। अब मैम कैरेक्टरिस्टिक बनानी है। कैरेक्टरिस्टिक क्या मतलब, अगर मुझे आउटपुट और इनपुट के बीच में प्लॉट बनाना हो, अगर मुझे आउटपुट और इनपुट के बीच में प्लॉट बनाना हो तो कैसा प्लॉट बनेगा? कैसा प्लॉट बनेगा? मेरा प्लॉट कुछ बनेगा लीनियर, और कहां तक मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है? लेट्स से ये क्या डिनोट करता है? मेरा वी नोट को डिनोट करता है, और ये मेरा डिनोट करता है इनपुट को। ये मेरा वी नोट को डिनोट करता है और ये मेरा किसको डिनोट करता है? इनपुट को। ठीक है, तो अब ये कितनी वैल्यू हो सकती है? इसकी आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इतनी, है ना, इतनी हो सकती है। अब इसको क्या नाम कहते हैं? इसको कहें वी मैक्सिमम। ये क्या है? वी नोट की मैक्सिमम वैल्यू है, और ये वी नोट की मैक्सिमम वैल्यू हो कितनी सकती है? वी सैचुरेशन के इक्वल। जो आपने यहाँ पे वी सैचुरेशन दिया है, मैक्सिमम उतनी ही वैल्यू आ सकती है आपके पास। ठीक है, यहां पर अगर नेगेटिव साइड की बात करी जाए तो नेगेटिव साइड में ये वैल्यू क्या है? इतनी। ये क्या है? वी नोट की मिनिमम वैल्यू, और ये किसके इक्वल होगी? माइनस वी सैचुरेशन के इक्वल होगी। मैम ये प्लॉट ऐसा लाइन क्यों बना दिया आपने? डायोड में तो हम कितनी सारी बातें करते हैं, ट्रांजिस्टर में कितनी सारी बातें करते हैं, यहां पर लाइन क्यों बना दी? इसलिए बना दी कि इस केस ओप एम्प आपका कैसा डिवाइस है? लीनियर डिवाइस है। जैसे ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू आई आर, इसी तरह से V नॉट इज इक्वल टू, अगर गेन लिखूं मैं इसका AV विच इज इक्वल टू V नॉट डिवाइड बाई VI। तो अगर मैं V नॉट इज इक्वल टू AV इंटू VI कर दूं, जो कि ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो मेरे पास किस तरह की इक्वेशन बन जाएगी? Y इज इक्वल टू MX टाइप की, इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। इसीलिए ओप एम्प हमारा कैसा डिवाइस है? लीनियर डिवाइस है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ओप एम्प आपके पास किस तरह का डिवाइस है? लीनियर डिवाइस है। ठीक है, लीनियर डिवाइस है तो इसका क्या हो जाएगा? आपके पास इस तरह का प्लॉट बन जाएगा। हम आइडियल पैरामीटर्स ऑलरेडी देख चुके हैं कि आइडियली पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, वो ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस केस में अच्छा, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। ये तो कैरेक्टरिस्टिक की बात होगी। कैरेक्टरिस्टिक मेरा ओप एम्प एक लीनियर डिवाइस है। आउटपुट में और इनपुट में अगर मैं प्लॉट बनाने जाऊं तो मेरे पास कुछ इस तरह का प्लॉट बनकर आता है। समझ आ गई बात? अब अगला काम क्या मैम? ये तो समझ आ गया कि इनपुट रेजिस्टेंस कितना है, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है, बिहेव कैसे करने वाला है, ये सब समझ आ गया। अब अगला स्टेप क्या? अगला स्टेप है कि कॉन्सेप्ट को समझना कि और क्या खास बातें हैं जब मैं सर्किट को सॉल्व करूं। तो मुझे ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है, सपोज आपके पास एक ओप एम्प है, ये उसकी आउटपुट है V नॉट, और यहां से आप क्या कर रहे हैं? सपोज आपने एक यहां पर है, लेट्स से आपने इस पिन को ग्राउंड कर दिया, मतलब मैं इनपुट सिर्फ इन्वर्टिंग पिन पे दे रही हूं। यहां पर नहीं दे रही हूं। चलिए, और रेजिस्टेंस मैं बना देती हूं अंदर कि ये मेरे पास क्या है? रेजिस्टेंस है RI, जिसकी बात करते हैं हम लोग, ये वो रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास आउटपुट है। ठीक है, ये वाली बात हुई। मैम इसमें क्या खास बात है? ये तो आपने पहले भी बनाया था। इसमें खास बात ये है कि आइडियल के केस में यूजुअली RI की वैल्यू कैसी रहती है? आपके पास इन्फिनिटी रहती है, बहुत ज्यादा रहती है मैम। तो क्या करूं मैं? इसको यहां से हटा दूं तो भी चलेगा? बिल्कुल मैम, हटा दो तो भी चलेगा, चलना चाहिए, मामला चलेगा बिल्कुल। क्योंकि वैसे भी तो आप कह रहे हो कि ये कैसा है? मेरे पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसके बीच में लेट्स से एक ओपन सर्किट है। तो अब क्या हुआ? मतलब जो भी आप करंट दोगे वो सारा का सारा आपका आउटपुट में जाएगा, यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा, अंदर फ्लो नहीं करेगा। तो मतलब इस तरह से क्या हो जाएगा? आपके पास
इस केस में क्या हो जाएगा, सारे के सारे इनपुट आपकी आउटपुट में ट्रांसफर हो जाएगी, सारे के सारे इनपुट आपकी आउटपुट में ट्रांसफर हो जाएगी। अब एक बात और इम्पॉर्टेंट, अगर मैं इस पॉइंट पे मेरा जो पोटेंशियल है वो 0 है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, लेट्स से इसको A कह देते हैं, इस पॉइंट को मैं B कह देती हूँ। ये दो पॉइंट्स हैं। अगर मैं इसमें ओप एम्प के केस में बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये याद रखने वाली, वर्चुअल ग्राउंड, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम में आप यूज करेंगे। वर्चुअल ग्राउंड मतलब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा ना, सेम पोटेंशियल इस वाले पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा सेम पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा, यानी कि VA किसके इक्वल होने वाला है, मेरे पास VB के इक्वल होने वाला है। अगर A पॉइंट को आपने ग्राउंड किया है, अगर A पॉइंट को ग्राउंड किया है, इसका इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से बना है कि अगर ये पॉइंट ग्राउंडेड है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ग्राउंडेड होगा। तो A को अगर ग्राउंड किया है तो B पे भी मेरा पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। अब अगर मैंने इसकी जगह पे ग्राउंड नहीं किया होता, लेट्स से अगर ग्राउंड नहीं किया होता, लेट्स से मैंने कुछ वोल्टेज लगाई होती, 2 वोल्ट लगा दी मैंने, 2 वोल्ट क्या मैम अब भी इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट होगा? बिल्कुल। अगर आपने A पे B पे पोटेंशियल लगा दिया है 2 वोल्ट, तो आपके पास A पे भी पोटेंशियल कैसा होने वाला है, 2 वोल्ट होने वाला है। A पे भी पोटेंशियल कैसा होने वाला है, 2 वोल्ट होने वाला है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ओप एम्प मेरा लीनियर है, ओप एम्प मेरा लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है, चलिए ये बात भी समझ आ गई। अब अगली बात ये कि मैम ये ना ओपन का केस दिख रहा है मुझे, ओपन का केस दिख रहा है। अगर क्लोज लूप बनाना हो तो सर्किट किस तरह का दिखेगा? मेरा सर्किट कुछ दिखेगा इस तरह का, यहाँ पर आप एक इनपुट रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, यहाँ से आपके पास एक और फीडबैक जाएगी, आउटपुट से फीडबैक जाएगी इनपुट में। लेट्स से यहाँ पर आप VI दे रहे हैं, इसको आपने कर दिया ग्राउंड, ये 2 है, ये 3 है, तो ये कैसा है आपके पास, क्लोज लूप है ना, ये कैसा है आपके पास, क्लोज लूप। ओपन लूप में आप कोई फीडबैक नहीं देते हैं, क्लोज लूप में आप एक फीडबैक देते हैं, लूप को क्लोज करते हैं, आउटपुट और इनपुट में कनेक्शन आपको बाहर से ही दिखता है कि आउटपुट का कुछ पोर्शन आपने इनपुट में फीडबैक कर दिया, इस तरह से देखते हैं इस बात को। ठीक है, ये सब सीखने के बाद पहला केस डिस्कस करते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। ये ऑब्वियस बात है क्योंकि पिन नंबर 2 जो है आपकी वो हमने कहा था इन्वर्टिंग पिन है। तो अब चेक कर लेते हैं एक बार कि अगर मैं इनपुट दे रही हूं तो क्या मेरी आउटपुट इन्वर्ट होके मिल भी रही है या नहीं मिल रही है, वो चेक करना है। तो सबसे पहली जो चीज करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। आज हम बेसिक सारे सर्किट सीख लेंगे ऑलमोस्ट। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ना, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसे बनाएंगे? सेम आपके पास एक ओप एम्प गिवन है, ये इसकी आउटपुट है, यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस लगा है, ये पोटेंशियल लेट से VI है, और ये आपने क्या किया हुआ है, फीडबैक किया हुआ है ना, और इस पॉइंट को लेट से हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ये R है अगर इनपुट रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या है, R है, और ये वाला मान लिया हमने कैसा है, फीडबैक रेजिस्टेंस को हमने डिनोट कर दिया, किससे, RF से डिनोट कर दिया। ठीक है मैम, अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। सिंस हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ऑल्सो RI की वैल्यू हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि बहुत लार्ज है, तो करंट यहां से फ्लो कभी नहीं करेगा, अंदर से फ्लो कभी नहीं करेगा, यहां से फ्लो करेगा करंट, ठीक है। जो पाथ दिख रहा है आपको क्लोज वो फॉलो करेगा, ठीक है मैम, ये फॉलो करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम KCL लगाएंगे। ट्रांजिस्टर में, डायोड में अब तक जितने भी काम हुए थे ज्यादातर केसेस में आप KVL लगाते थे। ओपन में 90% या उससे भी 95% ऑफ द केसेस में आप KCL लगाकर ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
अब केसीएल क्या कहता है? केसीएल मेरा कहता है कि एक नोड पे जितने करंट एंटर कर रहे हैं, करंट एंटर करते हुए और लीव करते हुए इक्वल होते हैं, या फिर यूं कहूं कि जितना टोटल करंट है एक नोड पे आने वाला जाने वाला सब मिला के उनका सम कैसा होता है? 0 होता है। मतलब टोटल करंट जो है नोड पे, टोटल करंट एट अ नोड, सम लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑल करंट्स, चाहे वो एंटरिंग है या मतलब लीविंग है, दोनों ही केस में इज 0। ये आपका केसीएल कहता है। ठीक है, अब केसीएल कहता है तो लेट्स से ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट मेरा क्या है? ए है। ये पॉइंट को मैंने कैसा चूज कर लिया है? ए चूज कर लिया है। तो ए पॉइंट जो चूज किया है मैंने, इस केस में अब क्या होगा? इस केस में अब क्या होगा? ऑब्वियसली मैंने कहा कि ये अगर 0 है, ये अगर 0 है तो ये भी 0 होगा। यूजिंग द कंडीशन ऑफ, यूजिंग द कंडीशन ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, है ना, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन को यूज करेंगे अगर, तो आपके पास VA का पोटेंशियल भी कैसा हो जाने वाला है? 0 हो जाने वाला है। अब अगर A नोड पे, एट नोड A आप KCL लगाएं, एट नोड A अगर आप KCL लगाएं तो कैसे लिखेंगे? VA को रेफरेंस मान लीजिए, VA माइनस VI डिवाइड बाई R। ठीक है, VA की वैल्यू पुट कर देंगे हम 0, VA प्लस VA माइनस V0 डिवाइड बाई RF। एक करंट मान लीजिए ये वाला है, एक करंट मान लीजिए ये वाला है। हमें डायरेक्शन नहीं पता अभी, बस हम कह रहे हैं कि टोटल करंट जितना भी है उसका सम 0 है। हमने ये वाला पार्ट यूज किया, तो टोटल सम 0 है, तो एक करंट इधर वाला है, एक इधर वाला है, तो ये मान लिया अब हमारे पास क्या है? V0 है। ठीक है, तो VA माइनस V0 डिवाइड बाई RF, और ऐसे ही VA डिवाइड माइनस VI डिवाइड बाई R। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। अब VA की वैल्यू क्या है? 0 है। VA की वैल्यू क्या है आपके पास? 0। क्या आ गया? VA माइनस VI डिवाइड बाई R प्लस VA माइनस V0 डिवाइड बाई RF इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन है आपके पास। तो यहां से आपको करना क्या है? बेसिकली मैं निकालना चाहती हूं गेन, मैं निकालना चाहती हूं गेन क्या आएगा मेरे पास। तो गेन निकालने के लिए, गेन निकालने के लिए मैं क्या करूं? VA की वैल्यू मुझे पता है कि क्या है, VA की वैल्यू क्या है? 0 है। तो यहां पर 0 प्लेस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा? VI डिवाइड बाई R प्लस V0 माइनस V0, VA तो 0 हो गया, माइनस V0 डिवाइड बाई RF। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? इज इक्वल टू 0। अब दोनों को, एक को दूसरी तरफ कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल V0 डिवाइड बाई RF को एक तरफ कर लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस VI डिवाइड बाई R। अब मुझे निकालना क्या है? आउटपुट निकालनी है, मुझे आउटपुट निकालनी है। तो आउटपुट निकालने के लिए V0 किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास? माइनस RF डिवाइड बाई R इंटू में VI। अगर यहां से मैं देखना चाहूं, अगर यहां से मैं देखना चाहूं तो मेरे पास क्या आ जाने वाला है? ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा। जब भी आप ऑप एम्प को इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह से यूज करेंगे, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह से यूज करेंगे, उस केस में आप गेन को इस तरह से लिखेंगे, आउटपुट को लिखेंगे इस तरह से। गेन अभी निकाल देंगे, गेन के लिए कुछ नहीं करना, V0 डिवाइड बाई VI करेंगे तो आपके पास गेन निकल कर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात एक और थी यहाँ पर, आपने जो फीडबैक की है ना, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव फीडबैक है, ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने नेगेटिव पिन पे दी है। यहां से और यहां पर इन्वर्टिंग पिन पे जाना, ये कैसी फीडबैक है आपके पास? नेगेटिव फीडबैक है। कैसी फीडबैक है? नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक है ना। ठीक है, तो गेन और निकाल लीजिए यहां से। गेन की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी? गेन की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी आपके पास? V0 डिवाइड बाई VI इज इक्वल टू माइनस RF डिवाइड बाई R। मतलब आप फीडबैक रेजिस्टेंस और R की वैल्यू के रेशियो को चेंज करके अपने ऑप एम्प का गेन चेंज कर सकते हो। RF और R की वैल्यू इतनी मैटर करती है कि RF और R को ट्यून करके आप अपना गेन चेंज कर सकते हो, गेन सेटल कर सकते हो कि मेरा इतना गेन है।
ठीक है, ये वाली बात भी समझ आती है मैम। अच्छा, ये नेगेटिव क्या आइडेंटिफाई करता है? नेगेटिव मेंशन करता है यहाँ पर, नेगेटिव साइन कहता है इंडिकेट्स आउटपुट इज आउट ऑफ फेज, या इसी को लिखूं कि फेज डिफरेंस क्या है, आउटपुट और इनपुट में फेज डिफरेंस कितना है, पाई का है। ये बताती है नेगेटिव साइन, यहाँ का ये बताता है नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में आपके पास क्या होता है, RF और R की वैल्यू सेटल करके आप ट्यून कर सकते हैं इंपॉर्टेंटली, और नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है आपका कि आपकी जो आउटपुट आने वाली है वो आउट ऑफ फेज आने वाली है इनपुट के कंपैरेटिवली, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, ये एक केस हुआ। अब दूसरा केस देख लेते हैं। अब दूसरा केस देख लेते हैं कि अगर हमने नॉन इन्वर्टिंग पिन पे अप्लाई किया होता, नॉन इन्वर्टिंग पिन पे इनपुट दी होती, तो कैसे आउटपुट आती है आपकी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर? ओप एम्प है ना, नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प देख लेते हैं। अब ओप एम्प का सिंबल तो वही रहेगा, यहां से ये 2 है, ये 3 है। 2 आपकी नेगेटिव है, 3 आपकी कैसी है, पॉजिटिव पिन है। और आउटपुट लेने के लिए आप क्या यूज करेंगे, 6 को यूज करेंगे, है ना। फीडबैक आपका वैसे ही रहेगा, फीडबैक आपका वैसे ही रहेगा। यहां पर क्या हुआ, देखिए ये आपकी क्या है, आउटपुट V0, यहां पर एक क्या कर दिया आपने, फीडबैक कर दिया। अच्छा, इन जनरल जो फीडबैक देखते हैं आप ओप एम्प में, वो नेगेटिव फीडबैक ही देखते हैं, नेगेटिव फीडबैक ही देखते हैं। इस बार पोटेंशियल कहां पर लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे। VI जो दे रहे हैं, इनपुट जो दे रहे हैं, वो कहां पर देंगे हम लोग, वो कहां पर देंगे हम लोग, इस पॉइंट पे देंगे। ठीक है, क्या करें, ये RF है आपके पास, ये RF है, और ये इस पॉइंट पे आप क्या दे रहे हैं, VI दे रहे हैं। लेट्स से एक इनपुट में भी रेजिस्टेंस लगाते हैं, जैसे उसमें लगाया था यहाँ पर, और इस पॉइंट को मैं कर दूं ग्राउंड। इस बार, पिछली बार हमने इसको ग्राउंड कर दिया था, इस बार इसको ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, चलिए सेटल कर देते हैं मामला। अब देखिए अब मेरे पास आउटपुट कैसी साइन के साथ आनी चाहिए, प्लस साइन के साथ आना चाहिए। मेरा मेन काम यह है, क्योंकि मैं नॉन इन्वर्टिंग पिन पे दे रही हूँ मेरी इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग पिन पे दे रही हूँ। आप कह रहे थे कि 2 पे दो, इन्वर्टिंग पे दो, तो मेरी आउट ऑफ फेज आनी चाहिए। और 3 पे अगर मैं देती हूँ तो मेरे पास कैसी आनी चाहिए, नॉन इन्वर्टिंग आनी चाहिए, सेम साइन की आनी चाहिए, मतलब सेम फेज में आनी चाहिए इनपुट और आउटपुट। देख लेते हैं एक बार कि कैसी आ रही है। आपको कुछ भी स्पेशल इसमें नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ KVL अप्लाई करते जाना है, KCL अप्लाई करते जाना है। अब वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, यूजिंग द कंडीशन ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। आपके पास अगर ये A है तो इस पे भी पोटेंशियल कितना होगा, VI होगा। जितना पोटेंशियल इस पे होगा उतना ही पोटेंशियल इस पे होगा, जितना पोटेंशियल इस पे होगा उतना ही पोटेंशियल इस पे होगा, तो VA VI के इक्वल हो गया। अब अगर आप इस वाले पे अगर आप KCL अप्लाई करें, अप्लाइंग KCL, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाने वाला है आपके पास, लेट्स से ये आपके पास करंट 2 डायरेक्शन है, एक ये है, एक ये R है, तो यहां पर क्या हो गया, VA माइनस 0 डिवाइड बाई R। ये 0 है, ग्राउंड है ना, क्योंकि ये VA माइनस 0 डिवाइड बाई R प्लस VA माइनस V0 डिवाइड बाई RF। सॉरी, ठीक है, ठीक लिखा है। तो VA माइनस 0 जो ग्राउंड किया है डिवाइड बाई R प्लस VA माइनस V0 डिवाइड बाई RF, ये वैल्यूज है, और ये किसके इक्वल होगी, आपके पास 0 की इक्वल होगी। अगर इसको सिंप्लीफाई करें, पोटेंशियल एट VA कितना है, पोटेंशियल एट VA कितना है, VI के इक्वल। पुटिंग द वैल्यू ऑफ VA इज इक्वल टू VI, है ना। इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, VI डिवाइड बाई R प्लस माइनस V0 प्लस VI माइनस V0
डिवाइड बाई आर एफ, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, है ना। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, वी आई डिवाइड बाई आर प्लस वी आई डिवाइड बाई आर एफ माइनस वी नॉट डिवाइड बाई आर एफ, ये वैल्यू है जीरो के, इसको जीरो के इक्वल कर दीजिए, इसको एक तरफ ले जाइए, बाकी के सबको एक तरफ लिखिए, वी नॉट डिवाइड बाई आर एफ, या वी नॉट लिखते हैं, खाली रीअरेंज कर देंगे, वी नॉट इज इक्वल टू वी आई कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर एफ, ये वैल्यू आ गई। और इनटू में जो आर एफ था वो भी, इनटू में जो आर एफ था वो भी। अब इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस आर एफ डिवाइड बाई आर इनटू में वी आई आ जाएगा, और यही आपके पास क्या है, आउटपुट है। यानी कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में आपकी आउटपुट कैसी आ गई, 1 प्लस आर एफ डिवाइड बाई आर, और पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए वी आई से। गेन निकालना है तो गेन निकाल लीजिए, गेन कैसे निकालेंगे, वी नॉट डिवाइड बाई वी आई से इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ डिवाइड बाई आर, ये गेन आ जाएगा आपके पास, ये गेन आ जाएगा। इस केस में भी आपके पास इस केस में भी आपके पास क्या हो जाने वाला है, आर एफ और आर को ट्यून करके आप गेन को सेटल कर सकते हैं, आर एफ और आर को ट्यून करके आप गेन सेटल कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली थी, ये कैसे साइन के साथ है, ये पॉजिटिव साइन के साथ। साइन क्या है, साइन क्या है आपका पॉजिटिव, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि आउटपुट एंड इनपुट आर इन सेम फेज, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आउटपुट और इनपुट आपकी दोनों कैसे फेज में है, सेम फेज में है, ठीक है। ये भी समझ आ गया मैम। अब आगे क्या, आगे एक बार बना लेते हैं हम लोग, आगे एक बार बना लेते हैं समिंग एम्पलीफायर। मैंने कहा था कि ये कैसे काम करता है आपका, बेसिकली ये कैसे काम करता है आपका, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो हमने क्या देख लिया, यहाँ पे इन्वर्ट कर लिया और सेम फेज में भी देख लिया। अब ये देख लेते हैं कि हम सम कैसे करवाएं इससे, हम सम कैसे करवाएं इससे, ये भी देख लेते हैं एक बार। चलिए, op amp as a सर्किट। आप देखते ही कुछ सर्किट अब ऐसे बन जाएंगे कि आप क्वेश्चन में देखते ही समझ जाएंगे कि ये कैसा केस है, इन्वर्टिंग केस है, नॉन इन्वर्टिंग केस है, समिंग एम्पलीफायर का केस है। ये बेसिक सर्किट्स है, बेसिक सर्किट्स हैं। जैसे ट्रांजिस्टर में आप कॉमन इमीटर के कॉन्फ़िगरेशंस याद करते थे, कॉमन बेस याद करते थे, इसी तरह से ये भी कुछ बेसिक सर्किट्स हैं आपके, है ना, जो थ्रू आउट काम आने वाले हैं एज समिंग एम्पलीफायर। समिंग एम्पलीफायर, ठीक है। क्या समिंग एम्पलीफायर, एक ओप एम्प है, उसके यहाँ पे इन्वर्टिंग पिन पे आपने बहुत सारे इनपुट्स लगा दी, लेट्स से 3 लगा देते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, n नहीं लगाते हैं, 3 लगाते हैं। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, VA है, ये VB है, और ये क्या है, VC है। ये वैल्यू है R, R और R। यहाँ पे फीडबैक लगा, ये नेगेटिव है, यहाँ पे फीडबैक लगा है आपका V0, और ये पॉइंट आपने क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। ये पॉइंट ग्राउंड कर दिया है। अब मैं क्या कह रही हूँ, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस केस में मेरा जो आउटपुट आनी चाहिए वो इन तीनों वोल्टेजेस का सम आनी चाहिए, तभी तो समिंग एम्पलीफायर की तरह से होगा। एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है कि आउटपुट में मुझे इनका कुछ सम मिले, VA प्लस VB प्लस VC, बट डोंट फॉरगेट इसके साथ कुछ और भी फैक्टर आएगा, कुछ और भी फैक्टर आएगा जो कि एम्पलीफिकेशन बताएगा। या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इन्वर्टिंग पिन पे दिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि फेज की वजह से नेगेटिव भी आए,
आउट ऑफ फेज भी आ सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये पॉसिबिलिटी है, मुझे क्या क्या चाहिए और क्या क्या आने वाला है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अगली बात इस पे देखते हैं कि आपके पास किस तरह से बिहेव करेगा। अगेन आप क्या करेंगे, फिर से केसीएल लगाएंगे और सब वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। केसीएल लगा लें। अगर सबसे पहले वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन, अगर ये पॉइंट मेरा ग्राउंडेड है तो ये भी कैसा होगा, ग्राउंडेड होगा। तो ये किस पोटेंशियल पे, 0 पे है। तो वर्चुअल ग्राउंड को यूज करके हमने क्या कर दिया, VGC को यूज करके हमने इसको 0 कर दिया। ठीक है, ये याद रखना। अब मेरे को बस KCL लगाना है। KCL के लिए इसको रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लूं तो 0 माइनस VA, जितने पाथ हैं उतने R, ये भी तो पाथ है, प्लस 0 माइनस क्या, VB डिवाइड बाई R, और कौन सा पाथ है, ये वाला पाथ है, प्लस 0 माइनस VC डिवाइड बाई R, और कौन सा पाथ है, 0 माइनस V नॉट डिवाइड बाई R। F, इस केस में RF इज इक्वल टू 0 होगा मेरे पास। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 0। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इन सब में से माइनस 1 बाई R कॉमन निकाल लूँ अगर मैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये VA प्लस VB प्लस VC, और क्या है साथ में, माइनस V नॉट डिवाइड बाई RF। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको एक तरफ ले लेते हैं। V नॉट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस RF बाई R, और साथ में क्या आ गया, VA प्लस VB प्लस VC। मतलब आउटपुट में आपको क्या मिलने वाला है, सम मिलने वाला है तीनों के तीनों इनपुट्स का। तीनों इनपुट का सम मिलने वाला है, और क्या मिलने वाला है साथ में, और मुझे मिलने वाला है गेन, है ना, जो कि नॉन इन्वर्टिंग के केस में गेन था, ये। एंड ऑल्सो मेरे पास आउट ऑफ फेज भी है। नेगेटिव देखिए, ये बताती है कि इनपुट एंड आउटपुट आर आउट ऑफ फेज, ये केस हुआ मेरे पास। तो इस केस में हमने क्या देखा कि आप ओप एम्प को एज समिंग एम्पलीफायर किस तरह से यूज करते हैं। ओप एम्प को आप किस तरह से एज ए समिंग एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं, और क्या करा सकते हैं, हम इंटीग्रेट करा सकते हैं या डिफरेंशिएट करा सकते हैं। एक बार उसके सर्किट्स और देख लेते हैं, एक बार के इंटीग्रेशन कराएं तो कैसा होगा, या फिर डिफरेंशिएट कराना हो तो कैसा सर्किट होगा मेरा। ठीक है, एक बार वो बना लेते हैं। चलिए, कैसे बनाएंगे इंटीग्रेशन का कैसे बनाया जाना चाहिए, चलिए वो बनाते हैं। पहले इंटीग्रेशन के लिए आप क्या करेंगे, फीडबैक जो लगाने वाले हैं आप, वो एक कैपेसिटर के थ्रू देंगे। फीडबैक जो लगाने वाले हैं, ओप एम्प एज एन इंटीग्रेटर, ओप एम्प एज एन इंटीग्रेटर। इस केस में क्या होगा, क्या चेंज होगा, ये देखिए, ये आपकी आउटपुट है एज यूजुअल। यहाँ पर आपने क्या किया, एक फीडबैक इनपुट दी है, कोई भी इनपुट। यहाँ पर आप जो फीडबैक देते थे, अब मैं कह रही हूँ वो कैपेसिटर के थ्रू दीजिए, ठीक है। तो आपके पास इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, सीधा सीधा देखेंगे कि सर्किट कैसा होता है और कैसे बिहेव करता है ना। तो इस केस में मेरे पास क्या होगा, और इस पॉइंट को आप कर दीजिए ग्राउंड। यहाँ पर क्या है मेरा, VI है, और ये मेरा क्या है, V नॉट है। ऑब्वियसली इस केस में जो आप VI देंगे ना, VI कैसा देंगे, AC देंगे, क्योंकि कैपेसिटर तभी तो बिहेव करेगा। AC वोल्टेज देंगे। अब AC वोल्टेज के अकॉर्डिंग आपकी V नॉट जो निकल कर आ जाएगी आपकी, वो निकल कर आ जाएगी -1/RC VI T dt, ये निकल कर आ जाएगी इस केस में आपकी आउटपुट। निकल कर आ जाएगी ये वाली, ठीक है। अगर ऐसा सर्किट गिवन है आपको, तो ये आपको गिवन है C, ये कैसा है, C गिवन है, ठीक है। और भी केस हो सकता है, और क्या केस हो सकता है आपके पास, और केस हो सकता है, इस केस में आपके पास R नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ C आएगा, -1/C VIC।
आर आने के लिए आपका सर्किट, ये तो कैसा केस था आपका, आइडियल केस है, ये आपका आइडियल केस है। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकली एक खाली कैपेसिटर नहीं होता, उसके साथ हमेशा एक रेजिस्टेंस रहता ही रहता है। तो एक रेजिस्टेंस भी लगाना पड़ेगा साथ में, तो जब भी आप क्वेश्चन भी देखेंगे तो उसमें चेक करेंगे कि आपको कुछ इस तरह की असेंबली मिलेगी जो हम अभी बनाने वाले हैं। एक रेजिस्टेंस होगा और उसी के साथ एक कैपेसिटर होगा, असेंबली कुछ इस तरह से बनेगी। ये C है और ये है आपके पास R, और इस पॉइंट को आप कर देते हैं ग्राउंड। ठीक है, यहां से आप क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है आपका। ठीक है, इस तरह का सर्किट मिलेगा। ये है आपके पास आइडियल केस, और ये कैसा है आपके पास, ये कैसा केस है आपके पास, प्रैक्टिकल केस। इन जनरल आप इस तरह की चीजें देखेंगे। तो इस केस में जो आप आउटपुट लेंगे वो क्या आ जाएगी आपके पास, -1/RC। ये R है और ये C है। इस R की वैल्यू सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। VI T dt, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा इस वाले का। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब एक चीज और देखनी है हमें, एक चीज और क्या देखनी है, वो एक चीज देखनी है कि अगर हम ये तो देख लिया हमने डिफरेंशिएटर की तरह कैसे काम करेगा, मतलब इंटीग्रेशन तो हो गया। अब डिफरेंशिएशन कैसे होगा भाई, डिफरेंशिएशन भी देख लेते हैं एक बार। डिफरेंशिएशन के लिए आप जो कैपेसिटर लगाते हैं ना, वो इनपुट में लगाएंगे। जो कैपेसिटर लगाते हैं वो आप इनपुट में लगाएंगे, लगाएं। चलिए ऑप एम्प एज अ डिफरेंशिएटर भी देख लेते हैं। ऑप एम्प एज ए डिफरेंशिएटर, इसमें भी वही दोनों केसेस हैं। दोनों केसेस क्या, एक ऑप एम्प गिवन है आपको, ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ पर आप एक कैपेसिटर लगा देते हैं, यहाँ पे V इनपुट दे रहे हैं, और फीडबैक रेजिस्टेंस जैसे आप हमेशा लगाते हैं वैसे ही लगाते हैं, और इस पॉइंट को ग्राउंड कर देते हैं। बट अगर प्रैक्टिकल केस की बात करी जाए तो प्रैक्टिकल केस बनाने के लिए आपको इस सर्किट से रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसा सर्किट बनाएंगे, ये अगर आपके पास एक ऑप एम्प है, यहां से आप आउटपुट ले रहे हैं, है ना, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, एक इनपुट दे रहे हैं आप, यहां पर आप एक इनपुट दे रहे हैं विद अ कैपेसिटर, और उसके साथ में एक रेजिस्टेंस भी। ये इंडक्टर ज्यादा लग रहा है रेजिस्टेंस की बजाय। ठीक है, और ये हिस्सा क्या होगा, ग्राउंड होगा आपका। यहां से फीडबैक रेजिस्टेंस एज यूजुअल जो रहता है आपका, वो फीडबैक रेजिस्टेंस रहेगा। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और आउटपुट जो ले रहे हैं आप यहां से ले रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में आपकी आउटपुट कैसी आ जाने वाली है, नॉर्मल जैसे आपके पास RC सर्किट बन गया है वैसी ही आ जाएगी इस केस में आपके पास। ठीक है, इस केस में आपके पास कैसी आ जाएगी, V0 इज इक्वल टू, ये सपोज VI दे रहे हैं आप, तो V0 इज इक्वल टू -RC d/dt ऑफ VI इंटू T। ये आपके पास आ जाने वाली है इसकी अगर आप डिफरेंशिएटर की तरह से यूज करेंगे तो। ठीक है, नोट करने वाली बात यहां पर ये है, स्पेशली सब केसेस में नोट करने वाली बात ये है कि हर एक केस में हम इनपुट अगर इस पे दे रहे हैं इन्वर्टिंग वाले पे, तो हमारे पास हमेशा फेज का चेंज आता ही आता है। ठीक है, अब एक छोटा सा सर्किट और देखना है हमें, वो क्या मैं बात करने वाली हूँ, वोल्टेज फॉलोअर की। कभी कभी यूज भी हो जाता है। क्या ऑप एम्प एज अ वोल्टेज फॉलोअर कैसे काम करता है, ऑप एम्प एज अ वोल्टेज फॉलोअर क्या,
या फिर इस सर्किट को आप बफर सर्किट भी कहते हैं, बफर। अब बफर सर्किट कौन से होते हैं आपके पास? बफर सर्किट होते हैं वो सर्किट जैसा आप इनपुट में देते हो वैसा ही आपको आउटपुट में मिल जाता है, जैसा इनपुट में देते हो वैसा ही आपको आउटपुट में मिल जाता है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होता। आउटपुट जो है इनपुट की वोल्टेज को फॉलो करती है, इसीलिए नाम इसका क्या है? वोल्टेज फॉलोवर। आउटपुट फॉलो करती है इनपुट को। सिंस यहाँ पर वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो ये क्या है आपके पास? वोल्टेज फॉलोवर है। वोल्टेज फॉलोवर बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली क्या करेंगे आप? सिंपली क्या करेंगे? यहाँ पे एक कुछ नहीं लगाएंगे, यहाँ पर देंगे ये ग्राउंड है आपका, लेट्स से फीडबैक देंगे। इस बार फीडबैक रेजिस्टेंस नहीं देंगे, फीडबैक रेजिस्टेंस नहीं देंगे हम, फीडबैक रेजिस्टेंस नहीं देंगे, या फिर यूं कहेंगे उस पाथ को हम कैसा कर देंगे? शॉर्ट कर देंगे। उस पाथ को हम शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पर हम क्या दे देंगे? वी आई दे देंगे, और यहाँ पर आपका क्या है? ये माइनस है, ये प्लस है, और ये क्या है आपके पास? वी नॉट है। ठीक है, ये है वी नॉट। अब क्या हुआ इस केस में? मेरी आर एफ की वैल्यू भी 1 हो गई, आर एफ की वैल्यू भी 0 है, तो आर एफ भी गया सर्किट से, ओमिट हो गया, आर एफ भी गया सर्किट से। सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा? अगर मैं इस पॉइंट को 0 कंसीडर कर दूं, इस पॉइंट को मैं 0 कंसीडर कर दूं, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन यूज करेंगे, यूजिंग द कंडीशन ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, आपके पास अगर इस पॉइंट पे ए मान लिया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आप केसीएल अप्लाई कर लीजिए, सिंपल अप्लाइंग केसीएल। केसीएल अप्लाई करेंगे तो 0 को रेफरेंस मानेंगे, वी ए माइनस वी आई, सीधा सीधा, रेजिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? करंट। केसीएल नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि सारे पाथ शॉर्ट है ना, सीधा सीधा आप लिखेंगे वी नॉट किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास? वी आई के इक्वल आ जाएगा इस केस में। इस तरह के सर्किट को आप क्या कहते हैं? क्योंकि फीडबैक आपने क्या कर दिया? सारा का सारा फीडबैक कर दिया, सारा का सारा फीडबैक कर दिया, तो इस केस में आपके पास कैसे आ जाएगा? वी नॉट वी आई के इक्वल आ जाएगा, वी नॉट वी आई के इक्वल आ जाएगा, यानी कि आउटपुट जो है वो फॉलो करती है किसको? इनपुट को। आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप एक और काम भी कर सकते हैं। वो क्या काम कर सकते हैं? आप जो रेजिस्टेंस यहाँ लगाते थे और जो रेजिस्टेंस यहाँ लगाते थे, वो दोनों आप क्या कर देंगे? वो दोनों आप क्या कर सकते हैं? वो दोनों आप क्या कर सकते हैं? सेम कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, इस केस में आपका जो गेन आता था AV, यानी कि वी नॉट डिवाइड बाई वी आई जो आता था, अगर मैं इसकी वैल्यू 1 कर दूं तो मेरे पास आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगी, माइनस आर एफ बाई आर आता था। अब इन दोनों की वैल्यू मैंने सेम कर दी, ये भी आर कर दिया और ये भी आर कर दिया। अगर यहाँ पे मैं वी इनपुट दे रही हूँ, अगर ये मैंने दोनों ही ऐसे कर दिए तो इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास? इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास? इस केस में आपके पास ये हो जाएगा -1, तो वी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस वी आई के। अच्छा, पर मैम यहाँ तो फेज डिफरेंस आएगा ना, यहाँ भी फेज डिफरेंस आएगा, यहाँ भी फेज डिफरेंस आएगा, क्योंकि आपने किस पे दिया? इन्वर्टिंग पे दिए, तो हमें तो सेम चाहिए, मतलब जैसे इनपुट में दे रहे हैं वैसे आउटपुट में दे रहे हैं। तो आप क्या करें? आप क्या करें? ये जो इनपुट वोल्टेज दी है यहाँ नहीं देके, यहाँ नहीं देके इसको कर दीजिए ग्राउंड, और यहाँ पर दे दीजिए, यहाँ पर दे दीजिए आप ये वी आई दे दीजिए, तो आपके पास जैसी इनपुट थी वैसी ही आउटपुट आ जाएगी। इस केस में भी आप वही काम कर सकते हैं, इस केस में भी वही काम कर सकते हैं कि आप जो इनपुट देते हैं वो आप कहाँ पर दे दीजिए, वो आप कहाँ पर दे दीजिए, और फीडबैक वाले पाथ को आप कर दीजिए शॉर्ट, फीडबैक वाले पाथ को शॉर्ट कर दीजिए। लिख लेते हैं इस बात को कि अगर आपको वोल्टेज फॉलोवर बनाना है, अगर आपको वोल्टेज फॉलोवर बनाना है तो उस केस के लिए क्या होगा? आपको क्या करना होगा? इनपुट देनी होगी नॉन इन्वर्टिंग पिन पे, नॉन इन्वर्टिंग पिन पे, और क्या करना होगा? फीडबैक पाथ को शॉर्ट करना होगा, फीडबैक पाथ को क्या करना होगा? शॉर्ट करना होगा। मतलब आर एफ की वैल्यू को क्या करना होगा? आपको 0 करना होगा। आर एफ की वैल्यू को आप क्या करेंगे? 0 कर देंगे। ठीक है, ये वाली बात हुई। तो इस तरह से करने से आपके पास क्या हो जाने वाला है? सपोज
आपने नॉन इन्वर्टिंग पिन पे इनपुट दे रहे हैं तो गेन कैसा आएगा आपके पास 1 प्लस आर एफ बाई आर। और हम लोग क्या कह रहे हैं कि आर एफ की वैल्यू को कर दो 0, यानी कि गेन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास सिंपली 1 आ जाएगी। गेन की वैल्यू 1 आ गई है मतलब वी नॉट किसके इक्वल आ गया है, वी आई के इक्वल आ गई है। इस तरह के सर्किट को आप क्या कहते हो, बफर सर्किट कहते हो, बफर सर्किट कहते हो, या फिर वोल्टेज फुल ओवर सर्किट कहते हो। तो ये सारे हैं आपके पास बेसिक सर्किट्स जो ओप एम्प में यूज किए जाते हैं। ये सारे कैसे सर्किट हैं आपके बेसिक सर्किट्स जो ओप एम्प में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे और क्या, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद ये लेक्चर क्लोज करेंगे कि कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व तो करके देखा जाए कि कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है। लेट्स से एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्वेश्चन क्या करते हैं, चलिए यही कर लेते हैं क्वेश्चन। आपके पास क्या गिवन है, एक सर्किट गिवन है जिसमें आप इन्वर्टिंग पिन पे इनपुट दे रहे हैं, इन्वर्टिंग पिन पे इनपुट दे रहे हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है ओप एम्प गिवन है, इन्वर्टिंग पिन पे इनपुट दे रहे हैं वी इन, और यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ पर फीडबैक में इस पॉइंट को आपने ग्राउंड किया है। देन नाउ यू हैव एक रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू भी आर है, इसकी वैल्यू भी आर है ना, और एक और रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस लगे हैं यहाँ पर, लेकिन एक स्विच लगा है, और ये आपके पास कहाँ है, वी नॉट से लिया, इसकी वैल्यू भी आर है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। इनपुट आपको दे रखी है, ये वैल्यूज दे रखी हैं आर आर, और आपको वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वी नॉट की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसके लिए करेंगे क्या, सिंपली वो लगाएंगे आप केवीएल केसीएल, बट केस जो कंसीडर करना पड़ेगा ना आपको, केस कंसीडर करना पड़ेगा कि स्विच क्लोज है, या तो स्विच क्लोज होगा मतलब क्लोज्ड होगा, या फिर क्या होगा, ओपन होगा, 2 केसेस होंगे। तो पहले केस में, केस नंबर 1 में अज्यूम करते हैं कि स्विच जो है आपका कैसा है, क्लोज्ड है मान लिया। अगर स्विच क्लोज है तो आपके पास सर्किट कैसा बन जाएगा, सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये तो ग्राउंड हो गया, यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस दिया, और क्या हो गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था और एक शॉर्ट पाथ हो गया और एक रेजिस्टेंस है। अब ये इस तरह का सर्किट हो गया है ना। अब वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन यूज करेंगे, यूजिंग द कंडीशन ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, आपके पास ये पॉइंट किस पे आ गया, लेट्स से अगर ए है तो ये भी किस पे आ गया, वी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी। वी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी। जब वी ए की वैल्यू 0 आ गई, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है। अब क्या करेंगे आप, ये वी आई है, ये वी आई है। अब क्या करेंगे अब आप चेक करेंगे केसीएल लगा के कि आउटपुट क्या आ रही है आपकी। अब आप लगाएंगे केसीएल के आउटपुट क्या आ रही है आपकी। ठीक है, तो इस केस में लगा लीजिए केसीएल, क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, करंट जो फ्लो करने का पाथ फॉलो करेगा वो कैसा फॉलो करेगा, ये और यहां पर आ जाएगी आपके पास। यानी कि अगर इसको कह दें हम VO1, 2 केसेस होंगे। अगर क्लोज्ड है तो आपके पास सिंपली क्या हो जाएगा, जैसे एक नॉर्मल सर्किट था, पहले आपके पास फीडबैक रेजिस्टेंस R दे रखा है और ये भी R दे रखा है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, आउटपुट निकाल सकते हैं। इसकी सारी की सारी आउटपुट में चली जाएगी V माइनस साइन के साथ, क्योंकि फीडबैक रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस आपका सेम है। इनपुट रेजिस्टेंस और फीडबैक रेजिस्टेंस सेम है, तो गेन कैसे लिखते हैं आप, गेन कैसे लिखते हैं, -RF/R से। अब दोनों की वैल्यू सेम है तो -1 हो जाएगा। बस सारे के सारे इनपुट मेरी
आउटपुट में ट्रांसफर हो जाएगी, आउटपुट में ट्रांसफर हो जाएगी विद द नेगेटिव साइन। तो VO1 किसके इक्वल आ जाएगा, -VI के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, केस नंबर 2 में क्या होगा, केस नंबर 2 में क्या होगा, नेक्स्ट पे बना लेते हैं, कोई नहीं। केस नंबर 2 में क्या होने वाला है आपके पास, केस नंबर 2, केस 2 क्या होगा, जब आपके पास स्विच क्या है, ओपन है। अब आपका सर्किट कैसा बन गया, ऐसा, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा है R, ये VI है, इसको आपने कर दिया है ग्राउंड। यहाँ पे फीडबैक में एक रेजिस्टेंस था R पहले से, और एक जो था वो स्विच के साथ था। अब स्विच मेरा ओपन है, अब स्विच मेरा कैसा है, ओपन है, यानी कि इस पाथ में तो जाने से रहा करंट, इस पाथ में तो जाने से रहा करंट, सिर्फ कहाँ से जाएगा, यहाँ से, यानी कि फीडबैक रेजिस्टेंस कितना हुआ, क्योंकि मुझे पता है ये इन्वर्टिंग है। वैसे तो आपको नॉर्मल, अगर आपको नहीं पहचान में आ रहा है कि ये कौन सा सर्किट है, तो आप नॉर्मल KCL लगा के ट्राई कर लीजिए, KCL से भी वैल्यू निकल जाएगी। बट सिंस मुझे पता है कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, हम लोगों ने आज ही डिस्कस किए हैं सारे के सारे केसेस, मुझे पता है कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट गेन यूज कर रही हूँ। तो फीडबैक रेजिस्टेंस क्या है आपके पास इस केस में, फीडबैक रेजिस्टेंस क्या है भाई, 2R, 2R फीडबैक रेजिस्टेंस है। तो आपके पास VI क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन कितना हो जाएगा इस केस में, वोल्टेज गेन कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारे पास, -RF/R, यानी कि -2/1, 2R/R लिखेंगे, यानी कि -2। इस केस में आपकी हेंस द आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, आपकी आउटपुट वोल्टेज V0 किसके इक्वल आ जाएगी, -2 टाइम्स ऑफ VI। क्या बताता है, एक तो वोल्टेज कैसी हो गई है, वोल्टेज क्या बताता है, इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज इज डबल्ड, पहली बात तो ये बताता है। और दूसरी बात क्या बताता है, दूसरी बात बताता है कि एंड इट इज आउट ऑफ फेज। जो फेज आप सिंपली माइनस साइन कह रहे हैं जिसको, उसके लिए स्पेशली सवाल पूछे जाते हैं आपके नेट के एग्जाम में कि मैग्नीट्यूड बताइए, उसका एम्पलीट्यूड बताइए और फेज बताइए। तो फेज कैसे देखते हैं, सपोज ये माइनस साइन जो है आउट ऑफ फेज जब मैं लिखती हूँ, मतलब कितना फेज डिफरेंस है, पाई। फेज डिफरेंस का क्या मतलब है, ये क्या मतलब है, इसका पाई मतलब है। मतलब जब भी आप इन्वर्टिंग पे देंगे और आपसे पूछेगा कि मैग्नीट्यूड क्या है, फेज शिफ्ट कितना हुआ है, तो वो आप कितना बताएंगे, पाई का फेज शिफ्ट हुआ है, पाई का फेज शिफ्ट हुआ है। 180 डिग्री लिखते हैं हम, आउट ऑफ फेज माइनस साइन जब इंडिकेट करता है तो उसको आप क्या कहते हैं कि वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, या फिर पाई का फेज डिफरेंस है आपके साथ। इन सब सर्किट्स के साथ आप थोड़ी और प्रैक्टिस करिएगा। आज हमने सिर्फ ओप एम्प के कंसेप्ट देखे हैं, ओप एम्प के कंसेप्ट देखे हैं हमने। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में हम लोग इसके क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। और क्वेश्चन भी क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं, हम PYQ सॉल्व करने वाले हैं, कुछ PYQs हैं वो सॉल्व करने वाले हैं हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट क्लास में जो आज के कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं सारे के सारे, उन्हीं कंसेप्ट को यूज करते हुए अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं PYQs जो आपके नेट के एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, या इन जनरल हो सकता है कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी डिस्कस करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।